नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे हॉर्मुज स्ट्रेट पर इतना जोखिम क्यों उठा रहा है ईरान। आखिर हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया है। और आज हम लोग बात करेंगे कि ईरान के पास और कितने सारे विकल्प हैं। समझौता करेगा ईरान इस वॉर में, या फिर हार मान करके और सब कुछ अमेरिका के मन मर्जी से चलेगा। क्या आगे क्या होगा, ईरान का आगे का रणनीति क्या है, इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। आपको पता होगा कि ईरान फर्स्ट ही डे यानी कि 28 फरवरी को ही अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को खो दिया है। मतलब इनका मौत हो चुका है। अब इनके मौत के बाद ईरान जब 40 दिन तक वार में रहा तो ना जाने कितने सारे नुकसान झेला। आपको पता होगा कि ईरान आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है, महंगाई चरम पर है, वॉर में कितने सारे लीडर्स को खोया ईरान, कितने सारे बिल्डिंग्स गिरे, कितने सारे लोग मरे। और इतना होने के बाद अब ईरान के पास विकल्प क्या-क्या हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर अमेरिका के साथ कई दिनों तक चले टकराव के बाद ईरान के नेताओं के सामने शायद 3 विकल्प हैं। इनमें से किसी से भी जीत का साफ रास्ता नहीं दिखता। पहला कदम यह है कि अमेरिका की ज्यादातर मांगे मान ली जाए, जिसमें कमर्शियल जहाजों पर हमले रोककर हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित और बिना रोक-टोक आवाजाही की गारंटी देना, ईरान के पास मौजूद ज्यादा एनरिच किए गए यूरेनियम के भंडार को खत्म करना या कम करना, और ग्लोबल न्यूक्लियर वॉचडॉग की कड़ी जांच पड़ताल को मंजूरी देना जैसी बातें शामिल हैं। इसके बदले में ईरान अपने बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को खत्म करने, प्रतिबंधों में राहत और आगे के हमलों से सुरक्षा की मांग कर सकता है। शायद यह सबसे कम खर्चीला विकल्प है, लेकिन राजनीतिक रूप से सबसे महंगा भी हो सकता है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल दिया जाता है, लेकिन उसके प्रबंधन में ईरान की भूमिका को आधिकारिक मान्यता नहीं मिलती, तो यह ईरान के लिए उस नए दबाव वाले हथियार डिटरेंट को छोड़ने जैसा होगा, जिसे ईरान में कई लोग अब अपनी मिसाइलों, क्षेत्रीय सहयोगियों और यहां तक कि अपने परमाणु कार्यक्रम से भी अधिक असरदार मानने लगे हैं। मतलब कि ईरान के लोग ये मानने लगे हैं कि ईरान का जो सेफ्टी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। पहली बार ईरान ने यह दिखाया है कि उसके ऊपर किए गए किसी भी हमले की कीमत सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी झेलनी पड़ती है, चुकानी पड़ती है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लंबे समय से एक ऐसे अधिकार के तौर पर पेश किया जाता है जिसे छोड़ने के लिए ईरान को मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर हमलों के बाद ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर सख्त शर्तें मान लेता है, तो यह संदेश जाएगा कि अमेरिका ने सैन्य ताकत के दम पर ईरान को झुका दिया। इसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान से उसके मिसाइल कार्यक्रम और हिजबुल्लाह, इराकी शिया समूहों तथा यमन के हूतियों जैसे सहयोगी संगठनों से रिश्ते खत्म या सीमित करने की भी मांग कर सकते हैं। दूसरा रास्ता यह है कि ईरान संघर्ष को और तेज कर दे। वह अमेरिकी ठिकानों, जहाजों और खाड़ी देशों की अहम सुविधाओं पर हमले बढ़ा सकता है, ताकि तेल महंगा हो जाए और वैश्विक आर्थिक परेशानी बढ़े। इससे ईरान को उम्मीद होगी कि अमेरिका और उसके सहयोगी समझौते के लिए तैयार हो जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा सैन्य जोखिम है। अगर किसी हमले में बहुत ज्यादा लोग मारे जाते हैं या खाड़ी देश के बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचता है, तो ईरान के पड़ोसी देश सीधे तौर पर इस संघर्ष में शामिल हो सकते हैं और ईरान को एक बड़े गठबंधन का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा विकल्प ये है कि अस्थिरता को बनाए रखना है। शिपिंग और एनर्जी मार्केट पर इतना दबाव बनाए रखना है कि अपना दबदबा बना रहे, लेकिन इतना भी नहीं कि अमेरिका के साथ फिर से पूर्ण युद्ध छिड़ जाए। तीसरा विकल्प मौजूदा हालत को लंबे समय तक बनाए रखने का है, और यही ईरान की अब तक की रणनीति से मेल खाता है। ईरान का मानना रहा है कि उसे अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन को हराने की जरूरत नहीं है। अगर वह तब तक टिके रह सकता है जब तक उसका दुश्मन लड़ाई जारी रखने की इच्छा खो ना दे, तो सिर्फ उसका बचा रहना ही उसकी जीत माना जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर आर्थिक प्रतिबंध, युद्ध से हुआ नुकसान और बढ़ती महंगाई जैसे देश के भीतर लगातार
दबाव बढ़ रहे हैं। अगर ईरान लंबे समय तक हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करता रहेगा, तो दूसरे देश ऊर्जा और सामान बाहर भेजने के नए रास्ते खोज सकते हैं, जिससे ईरान की ताकत उतनी ही कम हो सकती है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगर गालिबाफ ने इस विरोधाभास को माना है। उनका तर्क है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का महत्व इससे गुजरने वाले जहाजों की संख्या बढ़ाने में है, न कि उसे कम करने में। अगर यह जलमार्ग हमेशा असुरक्षित रहता है, तो दुनिया ईरान से बचकर निकलने के दूसरे रास्ते खोजने लगेगी। अब सवाल यह है कि आखिर ईरान में निर्णय कौन ले रहा है? आपको पता होगा कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का मौत हो गया। उनके बेटे मुज्तबा खामनेई अभी नए सुप्रीम लीडर बने हैं और इनका हालात जो है वो निर्णय लेने लायक नहीं है। ये अभी तक मीडिया में नहीं आए हैं। यानी कि बहुत सारे मीडिया में खबर चली कि ये मतलब कि 90% बोल नहीं पाते हैं। इनका चेहरा जला हुआ है वही वॉर में जो 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर का मौत हुआ था। मामले को और जटिल बनाने वाली बात यह है कि ईरान किस आधार पर और कैसे फैसला लेता है। इसे लेकर अभी भी काफी अनिश्चितता बनी हुई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के समय में चुने गए नेताओं, धार्मिक संस्थाओं और रिवॉल्यूशनरी गार्ड के बीच के विवादों को अंत में सुप्रीम लीडर ही सुलझाते थे। महीनों के युद्ध और खामनेई के बेटे मुश्तबा की नई लीडरशिप के बाद सत्ता का वह संतुलन अब उतना साफ नहीं दिखता है। राष्ट्रपति मसूद पेजकिसियान और उनके राजनयिक आर्थिक दबाव कम करने और देश में अस्थिरता वापस लाने के लिए समझौते के पक्ष में हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर संसद के कट्टरपंथी नेता, ताकतवर गैर निर्वाचित संस्थाएं और रूढ़िवादी मीडिया यह मान सकते हैं कि अगर ईरान बड़े समझौते करता है तो उससे ईरान की वैचारिक नींव कमजोर होंगी और उसके समर्थक उससे दूर हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल सशस्त्र बलों, खासकर रिवॉल्यूशनरी गार्ड से जुड़ा है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, क्षेत्रीय गठबंधन और हॉर्मुज स्ट्रेट में रणनीति रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रभाव के केंद्र में है। फिर भी यह स्पष्ट नहीं है कि तनाव बढ़ाने और बातचीत के फैसलों में इसके कमांडरों की कितनी अहमियत है। ईरान के सामने मौजूद तीन विकल्पों का असर सरकार के अलग-अलग हिस्सों पर एक जैसा नहीं पड़ेगा। व्यवहारिक सोच वाले नेता शायद किसी समझौते के पक्ष में हों, कट्टरपंथी शायद डटे रहने को बेहतर समझें, जबकि कुछ सैन्य कमांडर तनाव बढ़ने को ईरान की मोल भाव करने की स्थिति को मजबूत करने वाला मान सकते हैं। इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि ईरान कौन सा रास्ता चुनता है, बल्कि यह भी है कि वह फैसला लेने का अधिकार किसके पास है। ईरान के लोगों का क्या कहना है? तो नेताओं के लिए संघर्ष और मुश्किल हालात लंबे समय तक झेलना एक राजनीतिक रणनीति हो सकती है, लेकिन आम जनता के लिए यह कहीं ज्यादा कठिन और दर्दनाक होता है। जून में ईरान और अमेरिका ने मिलिट्री ऑपरेशन रोकने, हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने और अगले 60 दिनों में युद्ध खत्म करने के समझौते पर पहुंचने के लिए एक समझौते एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन इस समझौते के 3 हफ्ते बाद हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर ईरानी हमलों और उसके जवाब में अमेरिकी हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम खत्म करने का घोषणा कर दिया। महिला ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि इस समझौता से दोनों पक्षों को बाकी विवाद सुलझाने और क्षेत्र में फिर से शांति व स्थिरता लाने का समय मिलेगा, लेकिन अब उन्हें डर है कि अब युद्ध में बुनियादी ढांचे का भारी नुकसान होगा और आम नागरिकों के साथ-साथ सैन्य कर्मियों की भी जानें जाएंगी। ईरान की एक और महिला ने बताया कि जिस विदेशी कंपनी में वह काम करती थी, वह बंद हो गई है। डॉक्टरेट की डिग्री और 17 साल का अनुभव होने के बावजूद वह पिछले 4 महीनों से बेरोजगार है। उन्होंने कहा कोई भी नौकरी नहीं दे रहा है क्योंकि किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है, बिजली और पानी की कटौती हो रही है और रात में कभी-कभी गोलियों की आवाजें भी सुनाई देती है। इन लोगों के अनुभव से किसी एक राजनीतिक नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। विदेशी हमलों से ईरान के विरोधियों के मन में भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्सा पैदा हो सकता है, लेकिन ये घटनाएं यह भी दिखाती हैं कि प्रतिरोध के नाम पर जनता से अनिश्चित काल तक
मुश्किलें सहने के लिए कहने की भी एक सीमा होती है और इस तरह से ईरान के लोग भी परेशान हो रहे हैं और ये कितना दिन तक परेशानी होगा ये अनिश्चित है। अब कहीं अगर जनता विरोध में आ जाती है तो ईरान के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएगी। सवाल ये है कि आखिर ईरान झुक क्यों नहीं रहा है? ईरान के लिए नाक क्यों बन चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और वहीं अमेरिका भी नहीं चाहता कि पूरा का पूरा गल्फ कंट्री में ईरान का दबदबा रहे। ईरान को कमजोर करना अमेरिका का मकसद है। इस पर आपका क्या राय है? आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।